नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते रोजाना लाखों लोग लखनऊ आते और जाते रहते हैं। इसी वजह से लखनऊ रेलवे स्टेशन के आजू बाजू के चारों तरफ होटलों की भरमार है। रेलवे स्टेशन से सटे हुए सारे इलाकों का यही हाल है, वहां पे होटलों की भरमार है। ऐसा ही इलाका है जिसका नाम है हिंडोला। यहाँ भी छोटे मोटे तमाम तरह के होटल मौजूद हैं। नाका हिंडोला मोहल्ले के विजयनगर में गुरुद्वारे के पीछे एक होटल स्थित है जिसका नाम है सिंह होटल एंड पंजाब रसोई। दोस्तों, 16 सितंबर की सुबह 11 बजे होटल का कर्मचारी मोहन बेसमेंट में बने कमरे में गया तो गैलरी में उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वह लपक कर उस बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा 4 साल के आसपास रहा होगा। मोहन ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और पुचकारते हुए पूछा कि बेटा क्या हुआ है, मम्मी ने मारा क्या आपको? बच्चा कहता है, नहीं मम्मी ने नहीं मारा, मम्मी को पापा मारकर भाग गए। मारकर कहाँ गए हैं पापा तुम्हारे? मोहन ने पूछा। तो बच्चा रोते हुए बोला कि मुझे पता नहीं। मोहन बहादुर को पहले लगा कि पति पत्नी में मारपीट हुई होगी या होती रही होगी, इसलिए बच्चा रोते हुए बाहर आ गया होगा। लेकिन अब उसे मामला कुछ और ही लगा, इसलिए उसने पूछा, मम्मी कहाँ है बेटा? बच्चे ने रोते हुए बताया कि मम्मी बाथरूम में पड़ी हुई है। तुम किस कमरे से बाहर आए हो? मोहन ने जल्दी से बच्चे से कमरा नंबर पूछा। बच्चे ने कमरा नंबर 102 की तरफ इशारा किया। मोहन बच्चे को गोद में लिए कमरे के अंदर बने हुए बाथरूम में पहुंचा तो वहां की हकीकत देखकर मोहन परेशान हो उठा। बाथरूम में एक महिला की अर्धनंग लाश पड़ी हुई थी। उस बच्चे ने उस लाश की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी मम्मी है और पापा इन्हें मारकर भाग गए। लाश देखकर मोहन भागकर बच्चे को गोद में उठाए हुए होटल मैनेजर राजकुमार के पास पहुंचा। उसने पूरी बात उन्हें बताई और होटल में अफरा तफरी मच गई। होटल के सारे कर्मचारी इकट्ठा हो गए। मैनेजर राजकुमार ने स्वयं कमरे में जाकर देखा। लाश देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। होटल स्टाफ ने तुरंत होटल के मालिक और स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर विजय प्रकाश सिंह ने पहले तो इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी और उसके तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को साथ लेकर वो मौके वारदात पर पहुंचे। दोस्तों, पुलिस का इंतजार होटल के मालिक राजकुमार पहले से कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही उन्हें साथ लेकर बेसमेंट स्थित उस कमरे में होटल का मालिक पहुंचा। लाश कमरे के बाथरूम में अर्धनंग अवस्था में पड़ी हुई थी। सरसरी तौर पर निरीक्षण के बाद पुलिस ने मृतिका के नग्न हिस्से पर कपड़ा डलवाया। मृतिका की उम्र 22-23 साल की रही होगी। उसके गले को किसी तेज हथियार से काटा गया था, जिससे निकला खून गर्दन के पीछे और जमीन पर फैला हुआ था। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश सिंह लाश का निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और घटनास्थल में साक्ष्य जुटाने में लग गई। पुलिस अधिकारी होटल के मालिक और मैनेजर से पूछताछ करने लगे। कमरे की तलाशी में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे मृतिका या उसके पति के बारे में कुछ पता चलता। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को अपने पास बुलाकर पुचकारते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आयुष, ये मेरा नाम स्कूल का है और घर में मुझे सब शिवा बुलाते हैं, बच्चे ने जवाब दिया। तुम्हारी मम्मी को किसने मारा? बच्चे ने जवाब दिया कि पापा ने मारा है। तुम्हारी मम्मी को पापा ने कैसे मारा? जब पुलिस ने पूछा तो बच्चे ने कहा, पहले तो पापा ने मम्मी को खूब मारा। मम्मी खूब रो रही थी, फिर भी पापा उन्हें मार रहे थे और पापा उन्हें मारते हुए बाथरूम ले गए। मम्मी बेहोश हो गई। मम्मी को मार खाते देखकर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। पापा ने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर में मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर देखा तो मम्मी मर चुकी थी। पापा भी दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं रोते हुए कमरे से बाहर आया तो अंकल ने मुझे गोद में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को एक महिला सिपाही के हवाले करके उस बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने को कहा। इसके बाद होटल के मैनेजर राजकुमार से मृतिका के बारे में पूछताछ की गई तो मैनेजर ने बताया कि कल यानी 15 सितंबर की रात 11 बजे एक आदमी अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर होटल में आया। उसने अपना नाम बबलू बताया था और पत्नी का नाम सीमा और 4 वर्ष बेटे का नाम आयुष था। कमरा मांगने पर मैंने उससे आईडी मांगी तो उसने अपना आधार कार्ड दिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उसका ओरिजिनल आधार कार्ड अपने पास रख लिया और उसे कमरा नंबर 102 की चाबी दे दी। होटल का वेटर उनका सामान लेकर कमरे में पहुंच गया। कमरे में जाने के कुछ देर बाद बबलू चारबाग गया और वहां से खाना लेकर आया। सुबह 6 बजे बबलू मेरे पास आकर कहा कि मुझे आधार कार्ड की जरूरत है, इसलिए आप मुझे मेरा आधार कार्ड दे दीजिए। थोड़ी देर में दुकान खुल जाएगी तो मैं फोटोकॉपी कराकर आपको दे दूंगा। चिंता की कोई बात नहीं, मेरी पत्नी और बच्चा आपके होटल में ही है। मैंने उसे उसका आधार कार्ड दे दिया और वो कमरे से अपना बैग लेकर चला गया। उसकी पत्नी और बच्चा होटल में ही था, इसलिए मैंने सोचा कि लौट कर आएगा, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। जब आयुष रोता हुआ कमरे से बाहर आया तो पता चला कि पत्नी की हत्या करके वो आदमी भाग गया है। बबलू भले ही आधार कार्ड लेकर चला गया था, लेकिन उसका नंबर, उस पर लिखा हुआ पता और उसका मोबाइल नंबर होटल के रजिस्टर पर लिखा हुआ था। पुलिस ने उसके आधार पर नंबर, पता और मोबाइल नंबर नोट कर लिया। इसके बाद घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया।
थाना नाका डिडोला के थाना प्रभारी विजय प्रकाश बच्चे को साथ लेकर थाने चले गए और होटल मालिक राजकुमार और मृतिका सीमा के पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने होटल में दर्ज आधार कार्ड के पते और मोबाइल नंबर की जांच कराई तो पता चला दोनों फर्जी हैं। आधार कार्ड के अनुसार बबलू का पता था RJ30 स्मितापुरा पार्क रोड नई दिल्ली, जो फर्जी पाया गया। आधार कार्ड के नंबर में 2 अंक गलत थे। कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हत्यारे के बारे में या मृतिका के बारे में कुछ पता चल पाता। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी उनकी नजर आयुष पर पड़ी। वह एक स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। उन्होंने उसकी स्कूल ड्रेस के कॉलर पर लगे टैग को देखा। आयुष की जो ड्रेस में जो लेबल लगा हुआ था उसमें स्टार यूनिफॉर्म लिखा हुआ था। इसका मतलब ड्रेस जिस कंपनी से तैयार की गई है उस कंपनी का नाम है स्टार यूनिफॉर्म। स्कूल ड्रेस तैयार करने वाली कंपनी के बारे में शायद इंटरनेट में कुछ पता चल जाए, यह सोचकर पुलिस ने इंटरनेट सर्च किया तो कंपनी का पता और मोबाइल नंबर मिल गया। पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया। जब कंपनी के बारे में पता चला तो पुलिस ने व्हाट्सएप द्वारा आयुष और उसकी ड्रेस की फोटो कंपनी को भेजी। कंपनी ने बताया कि यह ड्रेस एक प्ले स्कूल की है जिसका पता है M24 चाणक्य प्लेस, डाबड़ी, नई दिल्ली। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम नई दिल्ली पहुंच गई। इस पुलिस टीम ने प्ले स्कूल के प्रबंधक को आयुष का फोटो दिखा दिया और पूरी बात बताई तो प्रबंधक ने स्कूल के रजिस्टर से आयुष का पता पुलिस को दे दिया। दोस्तों, आयुष के माता पिता स्कूल से कुछ दूर पर स्थित सीतापुरी कॉलोनी में अवधेश नाम के व्यक्ति के मकान में किराए से रहते थे। पुलिस टीम ने अवधेश से पूछताछ की तो पता चला उस किराएदार का नाम बबलू नहीं बल्कि मणिकांत मिश्रा है। वह गोरखपुर के थाना सहजवा का रहने वाला है। उसके पिता का नाम विशंबरनाथ मिश्रा है। सीमा उसकी ब्याहता पत्नी नहीं बल्कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पुलिस टीम ने दिल्ली के इंस्पेक्टर विजय प्रकाश को फोन करके सीमा के असली हत्यारे का नाम बता दिया। इसके बाद विजय कुमार ने दूसरी टीम गोरखपुर भेज दी। पुलिस टीम ने दिल्ली से ही इंस्पेक्टर विजय प्रकाश को फोन किया और सीमा के असली हत्यारे का नाम बता दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर विजय कुमार ने दूसरी पुलिस टीम गोरखपुर भेज दी। 19 सितंबर को गोरखपुर गई पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से मणिकांत के घर पर छापा मारा तो वो घर पर ही मिल गया। पूछताछ में उसने न केवल सीमा की हत्या का अपराध कबूल किया बल्कि हत्या में उपयोग में लाया हुआ सब्जी काटने का चाकू भी पुलिस ने उसके पास से बरामद कर लिया। पुलिस टीम मणिकांत को गिरफ्तार करके लखनऊ लेके आई। थाने में ही की गई पूछताछ में मणिकांत ने सीमा की हत्या की जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर और गोरखपुर में ही एक गांव है जिसका नाम है पुखरभिंडा, जहां पे कमल सिंह रहता था। उसके परिवार में पत्नी और एक छोटी बेटी थी सीमा। वह आपराधिक प्रवृत्ति का था, इसलिए पत्नी और बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वैसे भी वो ज्यादातर समय जेल में ही रहता था, इसलिए पत्नी और बेटी अपने मन की मालिक थी। सीमा खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी। वह जब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती लोगों की आंखों में बैठ गई। उसे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। जिसका बाप अपराधी था उसके घर का माहौल तो वैसे भी अच्छा नहीं होता क्योंकि उसके साथ उठने बैठने वाले लोग भी अच्छे नहीं होते। कमल के घर में भी उसी के तरह के लोग आते थे। सारे जितने भी मिलने जुलने वाले लोग थे कमल के, सारे आपराधिक प्रवृत्ति के थे। जवान बेटी को ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए। कमल को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह सभी को घर के अंदर ही बिठालता था। बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी का भी नहीं होता, इसलिए उन सब की नजरें कमल की जवान बेटी पर जम गई थी। बगल के गांव में रहने वाला एक लड़का कमल के घर में आता है। वह भी आपराधिक प्रवृत्ति का था और कुंवारा था, इसलिए उसने कमल सिंह के सामने सीमा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो उसने सोचा कि उससे बेटी की शादी तो करनी ही है। अगर वो अपने हिसाब से शादी करेगा तो दुनिया भर का इंतजाम और दहेज दान के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और यदि वह सीमा की शादी इस लड़के से कर देता है तो उसे अपने पास से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगर वो चाहे तो उस लड़की के बदले कुछ पैसे भी ले सकता लड़के से। लड़का उसे पसंद था, इसलिए उसने कहा सीमा की शादी तो मैं तुमसे कर दूंगा, लेकिन कुछ देने के बजाय मुझे तुमसे कुछ चाहिए। लड़का भी सीमा के लिए बेचैन था, इसलिए उसने कहा चाचा जी, सीमा के लिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं, मुझे तुम्हारा सब कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम सब कुछ दे दोगे तो मेरी बेटी को क्या खिलाओगे? कहां से लेके आओगे इतने रुपए? मुझे कुछ रुपए चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर काफी कर्जा है। वो लड़का कमल द्वारा मांगी हुई रकम को देने के लिए एक झट से तैयार हो गया। दोस्तों, फिर क्या था, कमल ने अपनी बेटी सीमा का विवाह उस युवक से तुरंत करवा दिया। शादी के बाद सीमा अपने पिता के घर से ससुराल पहुंच गई। वहां कुछ दिनों तक के तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन वो लड़का बात बात पर सीमा से मारपीट करने लगा। तो परेशान होकर सीमा ने उस लड़के से तलाक ले ली और मायके चली आई। सीमा पर पहले से ही अंकुश नहीं था। शादी के बाद वो और आजाद हो गई। उसे किसी से भी बात करने या मिलने में जरा भी चक नहीं होती थी। कोई रोक टोक भी नहीं थी उसके ऊपर, इसलिए वो कहीं पर भी कभी भी किसी के साथ घूमने चली जाती। इस सब की वजह थी उसकी ज़रूरतें।
इसलिए जो भी उसकी ज़रूरतें पूरी करता वो उसी की हो जाती। ऐसे में सीमा की मुलाकात केदार सिंह के बेटे मनोहर सिंह से होती है। केदार सिंह खेती किसानी करते थे। मनोहर सीमा को इस कदर चाहने लगा था कि उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा था। मनोहर ने अपने पिता केदार सिंह से शादी की बात की तो केदार सिंह ने सीधे मना कर दिया, लेकिन मनोहर ने जिद पकड़ी कि वह शादी करेगा तो सिर्फ सीमा से, अन्यथा जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। इसके बाद मजबूर होकर केदार सिंह को झुकना पड़ा और वह सीमा से उसकी शादी कराने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी। सीमा को उनके हिसाब से घर में रहना था, जबकि वे जानते थे कि सीमा ज्यादा दिनों तक के इच्छानुसार नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने ये शर्त रख दी थी। मनोहर से शादी के बाद सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था आयुष। घर पर ये लोग उसे शिवा कहते थे। केदार सिंह ने सीमा पर काफी सारी बंदिशें लगा रखी थी। उसे परेशान करने के लिए बात बात पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। सीमा को बंदिशें वैसे भी कभी रास नहीं आई थी, वो तो खुले आसमान में उड़ने वाली चिड़िया थी। यही वजह थी कि सीमा जल्दी से जल्दी उस घर के माहौल से तंग आ गई और उस घर से भागने की कोशिश करने लगी। आखिर एक दिन मौका मिलते ही वो बेटे को लेकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग निकली। सीमा जब मायके आई तो उसका पिता कमल सिंह पहले से ही गोरखपुर जेल में बंद था। सीमा अक्सर अपने पिता से मिलने जेल जाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात मणिकांत मिश्रा से हुई। वह भी अपने पिता विशंबरनाथ मिश्रा को मिलने के लिए जेल में आता रहता था। मणिकांत के पिता विशंबरनाथ मिश्रा जिला महाराजगंज के कोऑपरेटिव बैंक के सचिव पद पर आसीन थे। 2008 में उन्हें गबन और धोखाधड़ी के मामले में गोरखपुर जेल भेज दिया गया था। मणिकांत मिश्रा माँ बाप का इकलौता बेटा था। मणिकांत भी अपने पिता से मिलने के लिए जेल आता जाता रहता था और सीमा भी आना जाना करती थी। अक्सर दोनों की मुलाकात हो जाती। कभी दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछ लिया तो उससे उनकी बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। बाप जेल में था, मुकदमा चल रहा था, आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए मणिकांत दिल्ली चला गया और वहां पर कढ़ाई का काम करने लगा। रहने के लिए उसने डाबरी की सीतापुर कॉलोनी में अवधेश का मकान किराए से ले लिया था। मणिकांत दिल्ली में रहता था और सीमा गोरखपुर में, लेकिन दोनों में फोन पर हमेशा बातें होती थी और बहुत लंबी लंबी बातें होती थी। सीमा ने उससे कहा कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता। इस पर मणिकांत ने उसे दिल्ली बुला लिया। वो अपने बेटे को लेकर दिल्ली पहुंच गई। सीमा को दिल्ली आए हुए 2-3 ही दिन हुए थे कि एक रात उसने मणि से कहा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को जी जान से चाहते भी हैं। हमें एक दूसरे से दूर रहना भी अच्छा नहीं लगता, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। सीमा की इस बात पर मणिकांत गंभीर हो गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सीमा प्यार करना अलग बात है और शादी करना अलग बात है। मैं तुमसे प्यार तो करता हूं लेकिन शादी नहीं कर सकता। क्यों, प्यार करते हो तो शादी करने में क्या परेशानी है? सीमा ने पूछा। तुम शादीशुदा ही नहीं, किसी दूसरे के बच्चे की माँ भी हो। ऐसे में तुमसे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? तो क्या तुम मुझे बेसहारा छोड़ दोगे? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझे अपना लोगे। सीमा, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता और तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। सीमा ने पूछा, क्या? लिविंग रिलेशनशिप, यानी हम दोनों बिना शादी के एक साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। सीमा मरती क्या ना करती, वह राजी हो गई। इसके बाद दोनों बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहने लगे। मणिकांत ने पास के ही चाणक्य प्ले स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया और सीमा की भी उसने कॉल सेंटर में नौकरी लगवा दी, जहां सीमा को प्रति माह 5,000 रुपये वेतन मिलता था। सीमा जल्द ही अपना रंग दिखाने लगी। वह घूमने, फिल्में देखने और महंगा खाने की जरूरतों से ज्यादा पैसा खर्च करने लगी। उसका पूरा वेतन इसी में खर्च होता था। पैसे खत्म हो जाते तो वो परेशान उठती। वह आसपास के लोगों से उधार ले लेती और उन पैसों से वो अपना शौक पूरा करने लगी। उधार देने वालों के पैसे सीमा वापस नहीं करती तो वो मणिकांत से पैसे मांगने के लिए आ जाते। सीमा की इन हरकतों से मणिकांत परेशान होने लगा। उसने सीमा को कई बार समझाया, लेकिन उन सब बातों का सीमा पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे सीमा के चरित्र पे भी शक होने लगा, क्योंकि सीमा हर किसी से खुलकर बातें करती थी, जैसे वो बहुत खास हो। इसके अलावा उसे लोगों के पैसे भी बड़े आराम से उधार मिल जाते थे। इससे मणिकांत को लगने लगा कि सीमा ने ऐसे लोगों से संबंध बना रखे हैं। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच में हर दिन झगड़ा होने लगा। हद तो तब हो गई जब सीमा मणिकांत पर दबाव बनाने लगी कि वो गोरखपुर में अपनी सारी संपत्ति बेच के दिल्ली में एक अच्छा सा मकान ले ले। मणिकांत सीमा की हरकतों से वैसे ही परेशान था। जब वे उसकी संपत्ति बेचने के लिए ज्यादा दबाव बनाने लगी तो वो सीमा से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि यह औरत सीधे उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने उसे खत्म करने का विचार बना लिया। पूरी योजना बनाकर उसने सीमा से गोरखपुर अपने गांव चलने को कहा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। 15 सितंबर की दोपहर मणिकांत ने सीमा को आयुष के साथ लेकर लखनऊ जाने के लिए गोमती एक्सप्रेस पकड़ी। रात 10 बजे वह लखनऊ के चारबाग स्टेशन में पहुंचा। उसने सीमा से कहा कि इस समय गोरखपुर जाने के लिए बस या ट्रेन नहीं मिलेगी, इसलिए आज रात यहीं किसी होटल में रुक जाते हैं। सीमा क्या कहती,
वह होटल में रुकने को तैयार हो जाती है। रिक्शे पर बैठकर उसने रिक्शे वाले से कहा कि किसी छोटे और सस्ते होटल में लेके चलूं। रिक्शे वाला तीनों को नाका निडोला थाने के विजयनगर स्थित सिंह होटल पंजाब रसोई लेके गया। वहां मणिकांत ने होटल के रिसेप्शन में बैठे मैनेजर राजकुमार से कमरे की डिमांड की तो उसने उससे आईडी मांगी। मणिकांत ने सुबह आईडी की फोटोकॉपी देने को कहा। तब रिसेप्शनिस्ट ने उसका आधार कार्ड लेकर नंबर, मोबाइल नंबर और पता दर्ज कर लिया। कमरे का किराया 350 रुपये लेकर कमरा नंबर 2 की चाबी दे दी। वह सीमा और आयुष को लेकर उस कमरे में चला गया। सीमा और आयुष को कमरे में छोड़कर मणिकांत चारबाग गया और वहां किसी ढाबे में खाना खाया। खाना खाकर वह सीमा से बातें करने लगा। तभी उसकी किसी बात को लेकर सीमा से बहस हो गई। वो तुरंत सीमा को पीटने लगा। सीमा जोर जोर से रोने लगी। माँ की पिटाई और उसे रोता हुआ देखकर मासूम आयुष भी रोने लगा। मणिकांत सीमा की पिटाई करते हुए उसे बाथरूम में ले गया, जहां उसने उसे बुरी तरीके से पीटा। उसने इतना पीटा कि सीमा बेहोश हो गई। उसे उसी हालत में छोड़कर आयुष के पास आया और उसे बिस्तर पर लिटाकर सुला दिया। उसके बाद मणिकांत ने अपने बैग में रखे हुए सब्जी काटने के चाकू से बेहोश सीमा का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रात भर उसी कमरे में रहा। सवेरे होने पर उसने मैनेजर से अपना आधार कार्ड लिया और बैग लेकर निकल गया। होटल से निकलकर वो सीधे गोरखपुर में अपने घर चला गया। उसने अपनी ओर से होटल में कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, इसलिए पुलिस आयुष की ड्रेस के टैग के सहारे उस तक पहुंची। सारी कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे अदालत में भेजा गया और अदालत से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक कहानी। हर रोज की तरह अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों। कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।